नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो महंगाई की मार हो जाओ तैयार। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई को लेकर चर्चा जोरों पर है और दुनिया भर में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर है। भारत में भी महंगाई दर बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और मार्च के महीने में 6.95% की महंगाई रही है। और यही वजह है कि अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। अब तक 21 देशों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और आगे भी इसकी योजना है। हमारे यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ी हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आगे भी आपकी जेब पर महंगाई की मार पड़ेगी? क्या यहाँ से महंगाई और भड़केगी? और आखिर इस बढ़ती महंगाई का इलाज है क्या? इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ रजत वाही साहब हैं डिलॉइट इंडिया के, ललित अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में और संतोष मेहरोत्रा होंगे सीनियर इकोनॉमिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रजत वाही साहब, इस वक्त दुनिया भर में महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा सरगर्मी है सर। अमेरिका में 40 साल की ऊंचाई के आसपास है महंगाई। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इस वक्त परेशान हैं और उनको लगता है कि सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई को काबू में किया जा सकता है। तो आप पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से महंगाई अभी हम देख पा रहे हैं रूस यूक्रेन वार की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से, आपको क्या लगता है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी या ये कहा जाए कि अब महंगाई का पीक ग्लोबली बन चुका है? नहीं, अभी ये इस पे पीक तो कहना मुश्किल है कि अभी ये नहीं अभी ये इस पे पीक तो कहना मुश्किल है कि अभी ये पीक हो चुका है या नहीं। क्योंकि अभी भी अभी जो आपने जो एक दो पॉइंट बोले हैं, एक तो जो यूक्रेन की वॉर चल रही है, जो बाकी सब हमारा जी ओवरऑल जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन हो रहा है उसके चक्कर में उसके बेसिस पे अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी ये पीक हुआ है या नहीं। अभी इस पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इट कुड बी 3 months, कुड बी 6 months, ये सब उसके ऊपर होगा। बट अभी हम सिर्फ यही है कि अभी देर इज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन बिकॉज ऑफ दैट ऑन इन्फ्लेशन। इट इज़ हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी प्राइसेस, ऑन फूड प्रोडक्ट प्राइसेस। और इसका इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली रूरल मार्केट्स में ज़्यादा है अर्बन मार्केट से। तो ये एक रियल सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। बट अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये अभी 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज ग्लोबल फैक्टर्स। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन ग्लोबल फैक्टर के दम पर ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि एक तो रूस यूक्रेन का जितना इम्पैक्ट आना था मार्केट पर आ गया है। अब उस खबर पे मार्केट बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट से मेरा मतलब एनर्जी मार्केट या यूँ कहें आप एग्री मार्केट से है, उस खबर पर अब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने के मूड में दिख नहीं रहा है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो कुछ और कमोडिटीज़ हों। तो और दूसरी तरफ चाइना में डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। तो ऐसे में मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये कहना बहुत मुश्किल काम है कि अभी पीक बना है या नहीं बना है। तो मान लीजिए अगर पीक नहीं भी बना है तो क्या आगे महंगाई बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी? अगेन इस पे भी थोड़ा मुश्किल है कहना कि बड़े एकदम थोड़ी कम होगी। बट गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट कर रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोलिंग रिलीजिंग मोर ऑयल इन द मार्केट, इंश्योरिंग दैट देयर इज़ मोर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल कि हमें उसका ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। एक्साइज ड्यूटी पे भी फोकस है कि वो थोड़ा कम हो जाए क्योंकि एंड कंज्यूमर पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इन सब चीज़ों की वजह से सर आपके पास इस वक्त महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और महंगाई के आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79%। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। 7.79% महंगाई दर के आंकड़े अप्रैल के महीने में, जबकि अनुमान जो है वो 7.5% का था। तो अनुमान से भी काफी ज्यादा यहां पर महंगाई के आंकड़े आए हैं। मार्च में 6.95% महंगाई दर के आंकड़े थे जो अप्रैल के महीने में बढ़कर 7.79%। तो महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी चिंता की बात फिर सामने आई है। सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और अप्रैल के महीने में 7.79%, मार्च में ये 6.95% पर महंगाई दर के आंकड़े थे। और इसके अलावा फरवरी में 6.07%, जनवरी में 6.01%। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और यही वजह है कि महंगाई की इस तेज रफ्तार ने रिजर्व बैंक की चिंता भी बढ़ा दी है। और यही वजह है कि अचानक रिजर्व बैंक को ब्याज दरें भी बढ़ानी पड़ी। आगे अब जून की पॉलिसी है, तो निश्चित तौर पर महंगाई को लेकर एक बड़ी चिंता है। और ये बात जाहिर की गई थी, जाहिर इसलिए की गई थी कि आप देखिए कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े, खाने के तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े,
रूस यूक्रेन वार के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई कम हुई, इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये सारे फैक्टर महंगाई के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और यही वजह है कि 7.5% के अनुमान के मुकाबले भी ये आंकड़ा ज़्यादा आया है, 7.79% का। तो महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी चिंता, बहुत तेज़ी से यहाँ पर महंगाई दर के आंकड़े बढ़े हैं। मेरा अब आपसे सवाल रजत भाई साहब, महंगाई के इस ताज़ा आंकड़ों पर होगा। 7.5% के आसपास का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन अनुमान से भी ज़्यादा आया है। आपका रिएक्शन इस आंकड़े पर? तो मेरा यही रिएक्शन है कि ये ऑब्वियसली काफ़ी दिस इज़ अ मच हायर नंबर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। और इसमें ऑब्वियसली ये सब इकोनॉमिस्ट के लिए, सब एफएमसीजी कंपनीज के लिए, रिटेलर्स के लिए ये काफ़ी वरिंग सिचुएशन है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट कर रही है इसको सॉल्व करने के लिए, वेदर बाय पुटिंग इन प्राइस कंट्रोल्स, ऑल्सो इंश्योरिंग के दैट द फूड प्राइस इन्फ्लेशन इज केप्ट इन चेक। बट दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी हाई नंबर। तो इसके लिए इसके लिए इम्पैक्ट तो फर्दर होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि रूरल दैट द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रूरल में हायर था अर्बन से। रूरल वाज अबाउट 6.68% इन द लास्ट मंथ, अर्बन वाज अबाउट 5.21%। तो ऑलरेडी रूरल पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आया है और इसकी वजह से काफ़ी सारे जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन सब ने काफ़ी उन सब के रिजल्ट्स रूरल सेल्स को लेके काफ़ी कम थे। फर्स्ट टाइम हमने पिछले साल रूरल मार्केट्स में डी ग्रोथ देखी है, वो 2.9%। सो इवन दो एफएमसीजी में पूरी ओवरऑल सेल्स एट इंक्रीज बाय 17%, बट इट वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय प्राइस इंक्रीजेज। सो इससे तो रूरल कंजम्पशन पे फर्दर इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ये ऑब्वियसली काफ़ी वरिंग ट्रेंड है। बट हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं ओवर द नेक्स्ट 3 months 6 months दीज विल बी कंट्रोल्ड एंड देयर विल बी सम वे ऑफ रिजॉल्विंग दैट। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन तो है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब ललित अग्रवाल जी, आप जरा बताएं, क्योंकि जिस तरह से रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं और बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और सीधा इसका इम्पैक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और हम लोग इसको फील भी कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि जब धीरे धीरे महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं तो कंज्यूमर को उतनी फीलिंग नहीं होती है, उतना फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार ये सीधे फील हो रहा है। आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाएं, ऑयल खरीदने जाएं 200 रुपये लीटर, आप बिस्किट खरीदने जाएं तो बिस्किट में अगर कहीं पर दाम बढ़ गए हैं और जहां दाम नहीं बढ़े हैं वहां पर बिस्किट के पैकेट को स्लिम कर दिया गया है, क्वांटिटी कम कर दी गई है, मैगी के दाम बढ़ गए हैं, तो चौतरफा महंगाई है। तो आप जरा बताइए सर कि रिटेल महंगाई का ट्रेंड अब आगे क्या रहेगा? क्या रिटेल महंगाई और बढ़ेगी और भड़केगी, या आपको लगता है कि ठीक है इस बार के नंबर थोड़े ज्यादा आए हैं लेकिन अब यहां से रफ्तार धीमी होगी? आपका टेक। नमस्कार। और बहुत ही चिंतनीय सिचुएशन चल रही है और चिंतनीय है अभी परिस्थिति। जो गरीब आदमी है और जो हमारा भारत है जिसमें 80% जो जनता है वो जो 15,000 रुपए से नीचे कमाती है या 20,000 रुपए से नीचे कमाती है, उनकी जेब के ऊपर आज कम से कम 15 से 20% का इम्पैक्ट है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो उसके लिए। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं इंटरव्यू किया हूं जो बोलते हैं कि अब हम आलू खा के केवल सो रहे हैं या आलू और रोटी खा के सो रहे हैं, कि दाल भी लेने के पैसे नहीं है और तकलीफ बहुत बड़ी है। और ये इम्पैक्ट जो अभी दिख रहा है वो मुझे लग रहा है अभी भी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी उसमें और बहुत डेप्थ बाकी है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तकलीफ और आने वाली है। अभी तो पावर या फ्यूल के बिल बढ़े हैं, बट पावर का अभी इलेक्ट्रिसिटी का रेट नहीं बढ़े हैं। अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो तकलीफ में है, पावर सप्लाइंग कंपनी तकलीफ में है, उनको कोल नहीं मिल पा रहा है। तो अभी और बहुत महंगाई की जो प्रभाव पड़ेगी और चाइना में उधर लॉकडाउन हो रहा है तो उसके वजह से भी सप्लाई चेन का क्रंच आएगा और उसमें और महंगाई फिर बढ़ेगी। तो वो ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू होने वाली है ऐसा लग रहा है और इसके लिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अगर ये सोचेगी कि मैं इंटरेस्ट रेट कम बढ़ा दूंगी, बढ़ा के मैं डिमांड कम कर लूंगा, तो डिमांड कम नहीं होगी, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, फिर सप्लाई क्रंच आएगी और महंगाई उससे बढ़ेगी। तो हमें ये चीज को जानना होगा और समझना होगा। और हर चीज में हम देख रहे हैं, कपड़ों से लेके फूड प्रोडक्ट, हर तरह के फूड प्रोडक्ट, प्लास्टिक, मेटल, स्टील, घर के सामान, हर चीज में, बच्चों की एजुकेशन, ट्रैवल, उसकी इंश्योरेंस, उसका मेडिकल, हर चीज में उसके लिए महंगाई आ गई है और बहुत ज्यादा बजट बढ़ गया है। एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। सेविंग तो भूल जाओ, वो डिस्क्रिशनरी, कपड़े को भी डिस्क्रिशनरी समझता है और कपड़े भी जितने खरीद रहा था उससे 1 पीस कम खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई आगे और भड़क सकती है
और इसको लेकर सरकार को जल्द कुछ और कदम उठाने होंगे। वो कदम क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और संतोष मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आप बताएं सर कि एक तो आरबीआई ने ये दिखा भी दिया है कि सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है, रिजर्व बैंक बहुत गंभीर है और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी से पहले ही यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। तो अब आप जरा बताएं कि इस बढ़ती महंगाई का और इलाज क्या है। एक तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर सरकार का फोकस है, इसके अलावा कुछ और क्या इस वक्त किया जा सकता है जिससे ये जो महंगाई की बहुत तेज रफ्तार है, तेज स्पीड है, इस पर थोड़ी ब्रेक लग पाए? बहुत आसान है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में है कि जो टैक्सेस लगा रही है, सेसेस और एक्साइज पेट्रोल, डीजल और गैस पे, उसको कम कर दे। बहुत आसान है। और ये जो आरबीआई ने किया है वो बहुत लेट किया है और वैसे भी इसका बहुत बहुत ही कम असर पड़ने वाला है महंगाई दर पर। अच्छा, उसका कारण बड़ा सीधा सा है कि सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो कमोडिटीज के वेट्स होते हैं, उसमें खाद्य पदार्थों का 50% से अधिक वेट है। अनुपात उसका 50% से अधिक है। उसके ऊपर से ये जो एनर्जी और फ्यूल आता है, तो एनर्जी और फ्यूल और फूड पर आरबीआई की रेपो रेट का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता है। और आरबीआई की रेट का असर केवल कोर इन्फ्लेशन पर पड़ता है। तो यानी कि जो बकाया 45% पदार्थ हैं। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है। तो आरबीआई ने कदम उठाया है, मगर इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क पड़ने वाला है इन्फ्लेशन रेट पे, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे से उम्मीद करिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही तो निश्चय किया था फरवरी में इलेक्शन से पहले कि पेट्रोल और डीजल का दाम गिराया जाए। फिर जैसे ही रिजल्ट आ गया उसके बाद बढ़ा दिया गया। अब इसमें स्थिति समझिए कि हमारा देश वो है जो FY21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में, उसकी ग्रोथ रेट कॉन्ट्रैक्ट करी थी दुनिया के जितने भी बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं उससे कहीं ज्यादा। जब वर्ल्ड इकोनॉमी 3.1% से कॉन्ट्रैक्ट करी थी, तो हमारी अर्थव्यवस्था या विकास दर 6.6%, यानी कि लगभग 2.5 गुना कॉन्ट्रैक्ट करी थी। यानी कि इसका असर ये हुआ। और वो उसी दौरान बेरोजगारी दर 19 में ही हमारी 48 साल में इतनी ऊंची पहुंच गई थी कि 48 साल में इतनी ऊंची नहीं थी, 19 में। और ये कोविड में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से और एग्रीगेट डिमांड कम हुई, क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ी। ओके जी। जिसकी वजह से ये जो कंजम्पशन की अभी बात हो रही थी, जो सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स फाइनेंशियल ईयर 22 के आए हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, यानी कि निजी खपत के व्यय के, उसमें ये साफ पता चला कि अभी भी 19-20 के मुकाबले 5% प्राइवेट कंजम्पशन कम है। अगर सरकार चाहती है कि महंगाई कम हो और पूरी अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बढ़े, तो उसका आज की तारीख में एकमात्र तरीका है कि वो टैक्सेस गिराए, एक्साइज और सेसेस। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर वो ये काम करने से हिचकिचाती है, जो जाहिर है कि 1.5 साल से वो हिचकिचा ही रही है, क्योंकि अब 18 महीने में सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ी है। ये आपकी जो आपने अभी बताया 7.8%। और ये याद रहे कि 7.8% अप्रैल में तब बढ़ी है जब जुलाई 20 से और जुलाई 21 के बीच में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति, यानी कि फूड इन्फ्लेशन, 31% बढ़ोतरी हुई थी। ये आरबीआई बुलेटिन के आंकड़े। अच्छा। और ये फूड इन्फ्लेशन, इससे ये जो आपकी औसतन आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा चल रहा है। तो तीसरी बात, अगर सरकार को पैसे की बहुत कमी है, तो सुपर रिच जो हैं 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं सालाना, उन पे एक सरचार्ज क्यों नहीं लगा देते? एक सरचार्ज लगा दें
जो कोविड सरचार्ज लग जाए 2% का। जब वेल्थ टैक्स खत्म किया था 2015 में इस सरकार ने, तो एक 2% का सरचार्ज लगाया था। अब इस समय ये आपदा है देश के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो आप 2% का कॉर्पोरेट इंडिविजुअल सुपर रिच पे लगाइए। चौथी बात, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इस सरकार ने 2019 की जुलाई में 30% से घटा करके 25% कर दी। जो एक निर्णय हाँ अरुण जेटली जी ने 2015 में ठीक है सर, ठीक है, ऐलान किया था। मगर वो हाँ। मगर आखिरी वाक्य सुन लीजिए, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं कि वो कॉर्पोरेट टैक्स पे भी एक सरचार्ज लग सकता है कोविड के वजह से 2 साल। राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से आपने अलग अलग सुझाव दिए हैं। अब कौन से सुझाव कितने फिजिबल हैं ये सरकार को देखना होगा। लेकिन एक छोटा सवाल रजत वाही जी आपसे मेरा होगा कि 8 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है सर, अलार्मिंग सिचुएशन है निश्चित तौर पर, और इसको लेकर गंभीरता दिखाई भी जा रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आगे जब अब महंगाई के आंकड़े आएंगे मई महीने के, तो वहां पर क्या अनुमान लगाया जाए या क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इंडोनेशिया बहुत लंबे वक्त तक बैन लगाकर नहीं रख पाएगा एडिबल ऑयल पे, तो वहां पर जल्द राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर रूस यूक्रेन से भी कुछ पॉजिटिव खबर आती है तो वहां से भी जो सप्लाई प्रेशर वाला मामला था थोड़ा ईज होगा। तो आपके हिसाब से आगे किसकी महंगाई ज्यादा बढ़ सकती है और कहां पर हम राहत देख सकते हैं? सर अनम्यूट कर लें। का जो वॉर है, हाँ। जो जी सॉरी, जो यूक्रेन की वॉर है, सप्लाई चेन जो करंट सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी वापस रिवाइव हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि कंजम्पशन अब फिर से एक बार बढ़ रही है। अगर आप सारे एयरपोर्ट्स देखो, होटल्स देखो, रेस्टोरेंट्स देखो, सो देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंजम्पशन स्टोरी। तो अभी ये के शेप रिकवरी है जो अर्बन एरियाज में हम कंजम्पशन देख रहे हैं कि बढ़ रही है। वेल रूरल में देयर इज लॉट मोर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर हम ये मेरा यही मानना है कि आगे जाकर अगर ये 2-3 कंस्ट्रेंट्स हट जाते हैं और सॉल्व हो रहे हैं, अगर थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है यूक्रेन वॉर पे, अगर सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, एंड चाइना की भी ये खबर है कि 1 जून से चाइना इज रीओपनिंग, तो ये सब इस सब बेसिस के ऊपर यही उम्मीद है कि आगे जाके ये कंस्ट्रेंट्स कम होने की वजह से प्राइसेस कम होंगे और इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में होगी और उसके वजह से आई थिंक कंजम्पशन विल अगेन स्टार्ट टू गेट रिवाइव्ड। ऊपर से गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट कर रहा है काफ़ी एरियाज में, वेदर इट इज़ infrastructure building, road building, various projects in rural development projects. तो I think इन सब की वजह से भी there should be more money in the hand of rural consumers. उससे भी consumption बढ़ेगी और hopefully there is going to be less impact. तो ये पॉजिटिव होप तो यही है कि आगे जाके ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों में थोड़ा whether it's on the inflation side, fuel side, and whether it's on the supply chain constraint side, थोड़े ये एरियाज में इम्प्रूवमेंट आएगा और प्राइसेस और इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा। अभी तो यही उम्मीद है। ठीक है, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो 8 साल की सबसे ज्यादा महंगाई दर है आंकड़ों में, इसका कितना मतलब आप तक कितना पास ऑन होगा, आपकी जेब तक, आपके किचन तक कितनी महंगाई इससे पहुंच रही है। इस पर एक डिटेल एनालिसिस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। हो गया हो गया? वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? शेयर? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Delivery Limited now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book build offer is being offered at a price band of Rs 462 to Rs 487 per equity share. Offer opens on Wednesday, May 11, 2022. Offer closes on Friday, May 13, 2022. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated April 30, 2022, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges.
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है महंगाई पर, और महंगाई के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं। अप्रैल के महीने में 8 साल के सबसे ज्यादा महंगाई के आंकड़े आए हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। ललित जी, अब मैं आपसे ये पूछता हूं सर कि एक तो ठीक है महंगाई बढ़ रही है, ये हम सब देख रहे हैं और कंज्यूमर तक ये इसका असर पड़ भी रहा है, लेकिन जिस तरह से महंगाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं थोक में या आप कहें कि होलसेल में, क्या उतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है रिटेल पे, या ऐसा तो नहीं कि पैनिक में रिटेल में कुछ दाम ज्यादा बढ़ जा रहे हैं सर और घटने में थोड़ा वक्त लगता है? तो इस वक्त रिटेलर को क्या करना चाहिए, और रिटेल में जो चीजें महंगी हो रही हैं क्या उसको कम करने का कोई उपाय आप लोगों के पास है ताकि कम से कम भार कंज्यूमर तक पड़े? देखिए, जो आप बोल रहे हैं और जो डर है वही हो रहा है। इस माहौल में थोड़ी होर्डिंग्स भी होने लग जाती है, ब्लैक मार्केटिंग भी होने लग जाती है, और ये पूरा जो प्रोडक्शन वाला मामला है, चाहे वो कॉटन ही मैं दे लूं कपड़े के लिए, तो कॉटन के अंदर भी लोग जो है वो बचा रहे हैं। ट्रेड करते करते मील जो एक्चुअल कॉटन के दाम जितने बढ़े हैं उससे ज्यादा कपड़े के दाम बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल ये महंगाई इतनी ज्यादा है कि किसी मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी नहीं है उसको रख पाना, और किसी रिटेलर की भी कैपेसिटी नहीं है रख पाना। तो ये ओवरऑल रिटेल में जो है वो पास ऑन हो रहा है और थोड़ा सा ज्यादा ही इंपैक्ट आ रहा है। और अब जो दिख रहा है, कंज्यूमर भी डर रहा है, तो कंज्यूमर भी फूक फूक के खरीद रहा है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी आपकी बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस ग्रोथ डी ग्रोथ भी आने लग जाएगा, तो आपके लिए और महंगा पड़ जाएगा सौदा। हम आप अपने रिटेलर की बात करते हैं तो रिटेलर का काम है कि भाई इतने रुपए का माल बेचूंगा और इतने का फिक्स खर्चा है, अगर मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा और मेरी सेल कम हो गई तो मैं और दाम बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने जरूर जितना रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा है उतना हमने पास ऑन किया है कस्टमर के लिए, लेकिन वो अभी तक हमने जो 6 महीना पहले रॉ मटेरियल का दाम फाइनल किया था उसके बेस के ऊपर है। आज जो रॉ मटेरियल के दाम क्या है उसके बेस के ऊपर तो मैं नेक्स्ट 3 महीना और 4 महीने की प्रोक्योरमेंट कर रहा हूं, वहां और दाम बढ़ेगा। तो मेरी जो दाम बढ़ी हुई है वो तो अभी आगे भी कंटिन्यू करेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू करेगा, और इन्फ्लेशन जो आपको दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा है। मैंने बहुत कस्टमरों का खुद इंटरव्यू किया हूं और खुद समझाऊं, कम से कम 15% का इंपैक्ट है कस्टमर के ऊपर। जो हाउस होल्ड जो खर्चता है वहां पर जो गरीब आदमी है जो 20,000 रुपए तक कमाता है उसके लिए 15% का कम से कम इंपैक्ट है। ओके, ठीक है। लेकिन अब संतोष जी, एक छोटा सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त चूंकि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महंगाई है, और ये महंगाई जो है ये महंगाई सप्लाई ड्रिवन महंगाई है, मतलब सप्लाई की कमी की वजह से उत्पन्न महंगाई है ये, और उसमें रूस यूक्रेन का वार बड़ा जिम्मेदार है। तो क्या सप्लाई वाली महंगाई को इंटरेस्ट रेट से पूरी तरह से काबू में लाया जा सकता है, या सप्लाई वाली महंगाई को दूर करने के लिए कुछ और कदम, कड़े कदम, बड़े कदम उठाने हैं, और अगर हाँ तो ऐसे 2-3 कदम क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, आरबीआई के हस्तक्षेप से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका। और जो खास कदम सरकार को उठाने हैं उसमें से सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम ये होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। क्यों कम करे? क्योंकि पेट्रोल डीजल बाकी सब पदार्थों और सारी सेवाओं में इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। हम आप सिर्फ स्कूटर, कार, बस ही नहीं चलाते हैं, हम ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं या ऐसी सेवाओं का सेवन करते हैं जिनमें ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स सारी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आपके और बाकी पैनलिस्ट ने आपको बताया। तो बड़ी सीधी सी बात है, सरकार के हाथ में है। अब सरकार जब करना चाहती थी इलेक्शन से पहले तो उसने कर लिया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गुंजाइश है, ठीक है जी आपने सर, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं गुंजाइश है कि वहां पर कुछ कम किया जाए, राज्यों को भी कम करना होगा और केंद्र की तरफ से, तब कुछ आप कह रहे हैं कि राहत मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंडरस्टैंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट, 60 to 65% of the diesel and petrol taxes are accounted for by the center, not by the states. The states account for a small proportion. तो और केंद्र सरकार के पास गुंजाइश है क्योंकि वो इलेक्शन से पहले कर चुकी है। अभी उत्तराखंड, गुजरात आ रहा है, अब देखिएगा वो कम। ठीक है, मतलब ये तो अलग मसला है कि आप कह रहे हैं कि ये गुंजाइश है, अलग अलग तरह के कदम उठाने होंगे, और चूंकि सप्लाई की कमी की महंगाई है तो सप्लाई कैसे बढ़े, हालांकि उसको लेकर एक उम्मीद ये दिख रही है कि आगे इंडोनेशिया से बैन हट जाएगा पाम पे,
रूस यूक्रेन का अगर कुछ बातचीत बन जाती है तो वहां से जो अनाज की सप्लाई कम हुई है, ऑयल की सप्लाई कम हुई है, गैस की सप्लाई कम हुई है, वो चिंता थोड़ी कम होगी, तो उस मोर्चे पर थोड़ी सी राहत की उम्मीद दिख रही है। लेकिन हाँ, जो अप्रैल के महंगाई के आंकड़े हैं जाहिर तौर पर चिंताजनक आंकड़े हैं और यही वजह है कि इसको लेकर के कदम भी उठाए जा रहे हैं। और ये महंगाई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त कहर बरपा रही है। देखना होगा कि आगे और किस तरह के कदम यहां पर उठाए जाते हैं। लेकिन उम्मीद की किरण सप्लाई साइड से है कि अगर हालात ठीक होते हैं ग्लोबली तो सप्लाई बढ़ेगी और वहीं से हमें राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।